राइट। लास्ट अप्रोच जो डिस्कस करनी है, ठीक है, जिस पे आज का हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेक्शन एंड होगा, ठीक है, वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्रोच है। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और एजाइल की जो वेज हैं, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि एजाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीके जो चीजें चाहिए वो बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर है। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू स्पीड अप द डेवलपमेंट। तो जो डिफरेंट हमारे पास अप्रोचेस हैं या डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स है डेवलपमेंट की, जिनसे आपका जो डेवलपर्स की स्पीड बढ़ जाए, कि आपका सॉफ्टवेयर डिलीवरी का टाइम शॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो अगेन इसको मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। इंग्लिश वाली डेफिनेशन मैंने ये बोली इसकी कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज अप्रोच और कलेक्शन ऑफ अप्रोचेस through which we increase the development cycle, development time कह लें या डेवलपमेंट साइकिल कह लें आप। ठीक है, ऐसी अप्रोचेस जिनके थ्रू बेसिकली डेवलपमेंट होती है वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए आप एजाइलिटी को बेसिकली अचीव कर सकते हैं। बुक के अंदर ये पेज नंबर मैं देख लेता हूँ। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वगैरह को मैं अगेन वही बता रहा हूँ, बुक के अंदर इसकी इनकी जस्ट शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बुक के अंदर आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह शॉर्ट शॉर्ट मिल जाएंगी, लेकिन ये फेज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ कर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बुक के अंदर नहीं है। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये समझ में आनी चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। जब आप समझ रहे हैं तो ये मेथोडोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। बुक के अंदर मॉड्यूलरिटी वगैरह के ऊपर उन्होंने फोकस किया। मॉड्यूलरिटी इज लेस इंपॉर्टेंट देन दिस थिंग टू मी। ठीक है, स्पेशली एट द बिगिनिंग लेवल। ठीक है, कि आप लोग लेवल स्टार्टिंग लेवल है, बिगिनिंग लेवल है, तो उसमें मॉडल्स का समझना मॉड्यूलरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलरिटी सिंपल एक अप्रोच है, ठीक है, कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को, एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, जिस तरह हम डिवाइड कॉन्कर में कर रहे होते हैं, एल्गोरिथम्स में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसका आइडिया आपको ऑलरेडी है। उसके लिए दो अप्रोचेज हैं, वो बुक के अंदर डिस्कस हुई है। कोहेंशन है, कोरिलेशन है। ठीक है, नहीं, कोहेंशन है और कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से कुछ नाम है। ठीक है, तो दोनों का मकसद यही है कि जो डिफरेंट मॉड्यूल्स आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपस में किस तरीके से बेसिकली कनेक्टेड हो, तो वो उसकी डिस्कशन है। वो ऐसी डिस्कशन है कि अगर आप एकदम उसको पढ़ेंगे भी तो भी समझ आ जाएगी। ये लेकिन ऐसी चीजें जो बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? और बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको इन चीजों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेजर रीजन है मेरा।
जो मेरी इंटेंशन है इसके पीछे। सस्टेनेबल, सॉरी, सस्टेनेबल। आपके सवाल का मैं आंसर देता हूँ हसन, 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं ये इस चीज को ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपके आंसर के क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड इसके अंदर था। ऑलराइट। अच्छा जी, हसन खान का क्वेश्चन है, सर कस्टमर को तो पता है कि मॉड्यूल्स क्या करते हैं और सब मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मॉड्यूल्स बनाने की क्या जरूरत है। देखो, इसका सबसे आसान और सीधा जवाब ये है कि देखो, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट आपने करनी है, कस्टमर को एंड में प्रोडक्ट ही चाहिए। अब पीछे आप उसके एक सीएसएस का कोड लिख दें, 100 लाइन का, 1000 लाइन का, या आप पीछे 5 लाइन के अंदर वही काम करें, कस्टमर डजेंट मैटर्स, ठीक है। कि कस्टमर को ये नहीं, इससे सरोकार ही नहीं है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं, उसे काम चाहिए। लेकिन एज अ डेवलपर आप उस तरीके को करना पसंद करेंगे कि अगर आपको फ्यूचर में कभी 1 साल बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद उस चीज को दोबारा देखना पड़े, तो वो आपको समझ है। ये नहीं कि आपने एक दफा बनाई और कभी जिंदगी में मुड़ के उसको देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जब आप, स्पेशली जब आप सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर फर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो सॉफ्टवेयर रिपीटेटिवली वापस आते हैं, उनमें अपडेट्स आती हैं। तो जो आपने पहले इश्यूज किए हुए होंगे, वो इश्यूज आपको बाद में रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो क्यों ना पहले से ही हम ऐसे ही अप्रोच को लेते हुए चलें, जिसकी वजह से हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसी के लिए सारी मेथोडोलॉजीज हैं, उसी के लिए सारे स्टैंडर्ड्स हैं कि इन चीजों को बेहतर कैसे किया जा सके, इस चीज को बेहतर कैसे बनाया जा सके कि कस्टमर भी पीस ऑफ माइंड करे, डेवलपर भी पीस ऑफ माइंड करे, एग्जॉस्ट ना हो जाए। क्योंकि एग्जॉस्शन हुई तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। ये इसका स्पेसिफिक रीजन है। अच्छा जी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के 3 लेवल्स हैं, कह लें आप, ठीक है। एक इनिशियल लेवल है, टॉप लेवल है, कह लें, जहाँ पे होल टीम
प्लानिंग गेम, स्मॉल रिलीज, कस्टमर टेस्ट है। ये वो चीज है, ये वो लेवल है जहां पे कस्टमर का वास्ता सबसे ज्यादा है। ठीक है। सेकंड लेवल है कोडिंग स्टैंडर्ड, कलेक्टिव ओनरशिप, सस्टेनेबल पेस, मेटाफर, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इसका मैंने शॉर्ट लिखा है CI। ठीक है, CI/CD भी बोला जाता है इसको, कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ठीक है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। और उसके अंदर जो लेवल है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, TDD जिसको कहा जाता है, रिफैक्टरिंग है और पेयर प्रोग्रामिंग है। यानी कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये कहती है कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को की जो साइकिल है, उसकी डेवलपमेंट साइकिल है, फास्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये 3 स्टेप प्रोसेस है। इन 3 स्टेप प्रोसेस को यूज करते हुए आप अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी टीम की जो अप्रोच है उसको एनहेंस कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। कस्टमर टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कस्टमर ने जो चीज बोली है या जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से वो काम हो भी पा रहा है, नहीं हो रहा। होल टीम का मतलब ये कि पूरी टीम इन्वॉल्व हो, जो पूरी डेवलपमेंट टीम है वो इन्वॉल्व हो। प्लानिंग द गेम या प्लानिंग गेम ये है कि जो भी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करा जा रहा है उसको यहाँ एज अ गेम कहा जा रहा है, तो उसको प्लान करना। स्मॉल रिलीज का मतलब ये है कि एजाइल भी इस चीज को प्रेफर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है, रनिंग सॉफ्टवेयर की स्मॉल रिलीजेस दी जाए। क्योंकि अगर आप बड़ा काम ले लेंगे एक रिलीज के अंदर, एक इंक्रीमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो आपसे होने में टाइम लगेगा, और टाइम ज्यादा लगने की वजह से आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। तो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे और आपका काम भी चलता रहे, उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि स्मॉल रिलीजेस हो। जो आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर है, जो चलता हुआ सॉफ्टवेयर है, स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स में, स्मॉल स्मॉल आइट्रेशंस में आप बेसिकली चंक्स में उसको डेवलप करते रहें। ठीक है। इन स्मॉल स्मॉल चंक्स में डेवलप करने के लिए आपके पास कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप यूज करें। एक सस्टेनेबल पेस अपनी टीम का मेंटेन करें। आपको आइडिया हो जाएगा अपनी टीम के साथ एक दो आइट्रेशन के बाद, जो आपके टीम लीडर होता है या टीम लीड होता है या जो आपका मैनेजर होता है उसको आइडिया हो जाता है कि मेरी जो टीम जो है वो कितने पेस पे काम कर सकती है। तो एक एवरेज पेस के ऊपर काम किया जाए, उसके लिहाज से प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन किया जाए, मेटाफोर, और कंटिन्यूसली प्रोडक्ट जो है उसके अंदर उसको इंटीग्रेट करते रहा जाए। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके साथ साथ कंटिन्यूसली आप जो भी डेवलप कर रहे हैं उसको डालते रहें, उसका पार्ट बनाते रहें। और कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब ये है कि जो आपकी पूरी टीम है उस प्रोडक्ट को ओन करे। यानी जो मैं चीज बना रहा हूँ ये मेरी अपनी, जैसे मैं अपने लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं है क्लाइंट का है तो उसमें बग्स डाल दो या बग्स रहने दो, एक आध बग रहने दो, बाकी चीजें सही करके दे दो, ऐसा ना हो। ठीक है, स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। अगर लोग करते हैं तो गलत करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ये नहीं कहता। और कोडिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पेस को मेंटेन करने के लिए, मेटाफर और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन या कलेक्टिव ओनरशिप को मेंटेन करने के लिए आपके पास टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, पेयर प्रोग्रामिंग की अप्रोच है, और रिफैक्टरिंग की अप्रोच है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट ये कहती है कि राइट टेस्ट बिफोर द डेवलपमेंट। यानी आप डेवलप करने से पहले ही टेस्ट केसेस लिख लें। टेस्ट केस उस चीज को बोला जाता है, यूनिट टेस्ट को बोला जाता है वैसे तो नॉर्मली। यूनिट टेस्ट ये होता है कि जो आपका एक चंक है ना आपके प्रोजेक्ट का, आप उसका उसके अगेंस्ट एक एक टेस्ट लिख लें कि वाकई ये चंक सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका इसको टेस्ट कर लें। तो पहले आप टेस्ट लिखें, उसके बाद उसका कोड लिखें, और फिर उसको रिफैक्टर करें। रिफैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी फंक्शनैलिटी है उसी को सही करना, उसके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मैंने बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखा। ठीक है, बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम मैंने लिखा 10 लाइन के अंदर। वो 10 लाइन के बजाय हो सकता है 7-8 लाइन में हो जाए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम में मेरा टारगेट ये होगा कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लूँ। जब मैं उसकी रिफैक्टरिंग फेज पे आऊंगा तो मैं उसको 10 लाइन से 7 लाइन पे, 5 लाइन पे, 6 लाइन पे, जिस पे आ सकता है उसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। पेयर प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है? पेयर प्रोग्रामिंग अप्रोच ये है कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर और एक न्यू डेवलपर, इन दोनों की टीम बनाई जाए। ठीक है, और ये दोनों टीम में मिलके काम करें। ठीक है, एक ही सिस्टम हो, दोनों बैठे, जब एक बंदा प्रोग्राम कर रहा हो तो दूसरा उसको देख रहा हो, और दूसरा, और हर 15 to 20 मिनट्स के बाद
जो कीबोर्ड है, कंट्रोल है, वो स्विच हो रहा हो दोनों डेवलपर्स के बीच में, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड वाले के और न्यू डेवलपर के। इससे क्या होता है कि न्यू डेवलपर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रेन हो जाएगा, और अगर आपकी जो एक्सपीरियंस सोर्स है उस अगर वो आगे पीछे हो जाती है या कुछ मसला हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास ऐसा एक बंदा होगा जिसको उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की नो हाउ होगी, तो आप फ्यूचर में स्टक नहीं होंगे, आपकी डेवलपमेंट जो लूप है, जो स्पीड है टीम की, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारी अप्रोचेज हैं, और इन सब का कलेक्टिवली खुलासा यही है, किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है वो फास्ट हो जाए। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका एट द एंड डे टारगेट होता है कस्टमर। कस्टमर है तो सॉफ्टवेयर है, तो सब चीजें हैं, कस्टमर नहीं है तो सब चीजें नहीं है। तो कस्टमर जब आपके पास रुकेगा जब आप उसको डिलीवरी इंस्टेंटली देते रहेंगे। तो इंस्टेंट डिलीवरी देने के लिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द अप्रोच या कलेक्शन ऑफ द अप्रोचेस, एंड अनदर वन इज एजाइल, जो फास्ट है, ठीक है। इसीलिए अभी इंडस्ट्री में एजाइल मेथोडोलॉजी ज्यादा फॉलो की जा रही है, ठीक है। आप अगर जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी पढ़ोगे तो लिखा हुआ होता है बाकायदा लोगों ने कि एजाइल मेथोडोलॉजी पे हमारे काम होता है, तो आपको एजाइल मेथोडोलॉजी का आइडिया होना चाहिए और एजाइल मेथोडोलॉजी पे आप काम आना चाहिए। बहरहाल ये सारे मॉडल्स आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में भी डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इतनी डिटेल इसलिए मैं इसको डिस्कशन डिस्कशन करना पसंद किया कि आपको आइडिया हो कि आप सॉफ्टवेयर होता क्या है और उसको कैसे कैसे बना सकते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है। और ये एक एक फेज इतना बड़ा है, जैसे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इटसेल्फ ये इतना बड़ा एरिया है, या ये अप्रोच की प्रैक्टिस करने के लिए एक सेमेस्टर आपको चाहिए। मैंने खुद इसका एक कोर्स मास्टर्स में पढ़ा है, ठीक है, और इसका कोर्स मैं पढ़ाना भी चाहता था कीट में, लेकिन फिलहाल अभी नहीं पढ़ाया। हो सकता है फ्यूचर में शायद कभी पढ़ाऊँ, या हो सकता है कहीं और पढ़ाऊँ, वट वो जो अल्लाह पाक ने बेहतर लिखा होगा वो होगा। तो टेस्ट डेवलपमेंट में बहरहाल एक पूरा कोर्स हो सकता है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स पे पूरा कोर्स हो सकता है आपका बैचलर्स लेवल का, सस्टेनेबल पेस, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डेवलपमेंट के ऊपर बेतहाशा बुक्स मिली लिखी हैं लोगों ने, टीम प्लानिंग, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इटसेल्फ ये बहुत बड़ा एक एरिया है। तो जितने भी हमने मॉडल्स आज स्टडी करे हैं ना, इनकी डेप्थ बहुत है, हमने उनका कह लें आप बर्ड आई व्यू लिया है, और बर्ड आई व्यू से फायदा एक ये होता है कि आपको एक नो हाउ हो जाती है, अच्छा ये सारी अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं, मुझे जो अप्रोच यूज करनी होगी मैं उसको उस वक्त अडॉप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम या किसी और मेथोडोलॉजी में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हसन ने कर लिया, और भी कोई स्टूडेंट करना चाहे तो क्वेश्चंस आर वेलकम। शॉर्टली बता दें सारे टॉपिक्स की टाइप्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्या डिपेंड करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखो कलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज है, और हमने आज मेथोडोलॉजीज देखी, जिसमें हमने वाटरफॉल से स्टार्ट किया और उसके बाद बाकी सारी पढ़ी। टीडीडी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, आप इतना समझ लो। टेस्ट क्या होता है, बाकी क्या होता है, ये बात की बात है, ठीक है। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि पहले आप टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसके बाद आप डेवलपमेंट करते हैं, जो एक्चुअल कोड होता है वो बाद में करते हैं। मेरी ईमेल क्या करना है, खैरियत? अचानक से मेरी ईमेल की रिक्वायरमेंट आ गई आप लोगों को। एजाइल अप्रोच इज फास्टर एज कंपेयर टू दूसरा अप्रोच, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल बेसिकली 6 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं या रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको डिजाइन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, और सो ऑन। इस तरीके से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अब आपके आखिरी और काम की चीज के ऊपर, जो आप लोग ये काम किए, और मेरे काम की इस सेंस में कि आप लोगों को ताकि तसल्ली हो जाए कि बाकी क्या मसला हुआ है, तो मैं वो चीज़ दिखा दूं आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट, ये आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं सेव कर लूं। 1 मिनट में चैट विंडो भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग कुछ सुनो। आपको लगता है कम नंबर दिए, मैं अभी दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद फैसला कर लेना, ठीक है। आप लोगों की आईडी है 14909 और 10912,
ठीक है, ये आप लोग ये आईडीज हैं। ठीक है, पहले मैं एक्सेल पे आप लोगों का कम्युलेटिव रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अटेंडेंस दे दो चैट पे, अटेंडेंस दे दो आप लोग चैट पे। ठीक है, आ जाएं जी। सबसे पहले नकी रजा है, इनके 16 मार्क्स हैं। ठीक है, और ये हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं ये लिखे हुए हैं अगेंस्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स जो आपने दिया। सभी इसके इनके भी 16 है, 15.5 को मैंने राउंड ऑफ करके 16 मार्क्स ही एंटर करे हैं एलएमएस पे। अबरार के इस पे 11 है, इर्तिजा के, और ये आउट ऑफ 25 है। ठीक है, इर्तिजा के 19 है, इनके अच्छे मार्क्स हैं। 16 अरीब के हैं। मुजम्बिल के 9 है। मुजम्बिल के 9 इसलिए हैं कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के कुछ पार्ट्स में इंटरनेट से या क्लास के किसी मेंबर से कॉपी की है, उस वजह से मुजम्बिल के मार्क्स कम है, वरना मुजम्बिल का पेपर वैसे ठीक था, लेकिन प्लेजरिज्म की वजह से इनके मार्क्स 0 है। और प्लेजरिज्म क्या होता है मैं दोबारा एक दफा बता दूं, उस दिन मैंने जब पेपर आप लोगों को दिया था उस दिन मैंने समझाया भी था कि प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म नहीं करना है। प्लेजरिज्म हर उस चीज को कहा जाता है कि जो आप किसी और की लें, चाहे वो नेट हो, बुक हो, स्टूडेंट हो, कोई भी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, मैंने लिंक सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे टेंशन नहीं लो, मैं कॉपी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन नहीं है। मैं सब सारे प्रूफ के साथ प्रूफ करने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। और मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये बात ताकि आप लोग आगे ये कभी ना करो और फाइनल्स में ये चीज ना करो। प्लेजरिज्म हर उस चीज को कहा जाता है जो आप किसी और की लें और उसको प्रेजेंट करें एज योर ओन वर्ड, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो किसी क्लास का हो, चाहे वो किसी और का हो। ठीक है, चैट पे कर लो जो क्वेश्चन है, माइक ऑन करके शोर ही होगा, सारे एक साथ बोलना शुरू कर देंगे, शोर होगा। ठीक है, और मुस्तफ़ा के 16 है। आहिल के बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन सालिक के साथ इसका पेपर बिल्कुल सेम सेम था। मुझे खुद वो इस पे अफसोस भी है। ठीक है, कि इसके मार्क्स कम है। ठीक है, माहीन के 20 है, मुहीन के 18 है, 18 है, 22 है, सुकैना रजा के, और सकीना है, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, अफजल है, नो अनस के 18 है, और वर्दा के 11 है, अशर के 20 हैं, उजैर के 7 है, 15.5, 16 मुस्तफ़ा हसन के हैं, बिलाल के 15 हैं, सादिक के 15 है, हसन के 20 हैं, फाइक के 5 हैं कि उसने 2 क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं करे, और 2 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करें उनके ये मार्क्स हैं। जुगल कुमार के 12 हैं, और 9 है। ठीक है, 15.5 है, 16 लिखे हैं मैंने वहाँ एलएमएस में 16 है। बिलाल तुम्हारा क्या है, मोहम्मद बिलाल हो तुम, 15 ना, तो 15 है ना, 14.5। अच्छा, कॉपी मैं जल्दी से 1 मिनट दिखाता हूँ, पहले दूसरी आईडी का मैं दिखा दूँ। हसन गनी के 8.5 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 प्लेज था नेट से। सालिक के 4 हैं, क्योंकि इसका आहिल के साथ कॉपी बिल्कुल सेम है, मैं दोनों की कॉपी खोल के भी दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, दोनों तसल्ली कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। अह, सारिब के 21 है, जैद के 14 है, साइम के 8 हैं, अवैस अवैस के 13 है, मोहम्मद बिलाल 18 है, मोहसिन शब्बीर 18, नकी हसन 6, क्वेश्चन नंबर 2 प्लेज है। 1 2 3 क्वेश्चन में गलतियां काफी हैं। बाबर सईद 16, मिर्जा साइम 17, आबदीन 15, क्वेश्चन नंबर 4 इनका प्लेज है, इस वजह से इनके कम हो गए, वरना तीनों क्वेश्चंस काफी बेहतर किए थे। उजैर 12, वाहिब 16, समीर 17, दुआ 12, इनका भी क्वेश्चन नंबर 4 प्लेज है, वरना इनके भी मुझे एक्सपेक्टेड था कि अच्छे मार्क्स होंगे। और अहमद नज़ीर 13, एमन 13, सईद वसीम 17, सुबहाना 17, फरीहा नाज 16, माज 17, साहिबा शहाब 17, तहरीम 16, मोहम्मद हमजा 8, सलमान 15, तलहा जब्बार 12, और उवैस 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्लेज होगा उवैस साहब, जिसका प्लेजरिज्म है उस क्वेश्चन के मार्क्स पूरे 0 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्लेज होगा। अब मैं सालिक का पेपर खोल रहा हूँ, सबसे पहले आहिल को मैं दिखाता हूँ। आहिल मुझे लगता था कि ये एक पार्टिसिपेंटिंग स्टूडेंट है, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसका पेपर अच्छा होगा, इसका पेपर हुआ भी था अच्छा,
लेकिन ये प्लेजरिज्म है तो उस वजह से इसके पेपर के मार्क्स कट हुए हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, इसमें 11 है इसके। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये वाला जो एल्गोरिथम है, अब ये एल्गोरिथम आप देख लो अपना। आहिल हो, ऑनलाइन हो? आहिल है ऑनलाइन? हाँ, मुझे नहीं पता, बिल्कुल डॉट डॉट सेम है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अगर आप किसी और तरीके से प्रूफ कर सकते हो, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, स्टार्ट इफ इट्स एलिमेंट्स इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, पिक नेक्स्ट एलिमेंट 59। ये सारी लाइंस वही सेम लिखी हुई है, पिक नेक्स्ट एलिमेंट 59, और ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। ठीक है, उसने कॉपी कैसे किया? तो आपने क्यों उसको दिया? आपने कॉपी करवाया है ना, इसका मतलब है। कॉपी करवाना आपको किसने बोला था अलाउ है? आपने पॉलिसी नहीं पढ़ी स्टार्टिंग में पेपर की? पॉलिसी आप लोगों ने किसी ने भी नहीं पढ़ी है। जितने लोगों ने इंटरनेट से टच किया, किसी ने भी पॉलिसी नहीं पढ़ी। क्या पॉलिसी लिखी हुई है यहाँ पे? ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, इफ यू थिंक एनी मिस्टेक, ये हो गया। दिस पेपर इज ओपन बुक बट नॉट ओपन डिस्कशन। ठीक है, सो यू कैन यूज बुक एंड क्लास लेक्चर फॉर गेटिंग हेल्प, बट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनी सोर्स, lecture slide, book, internet, blog, etc. is strictly not allowed. If you found doing so, you will get 0 marks. To avoid such conditions, use your own wording. ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो आपने इसको फॉलो नहीं किया। देखो, हेल्प लेना अलग चीज होती है, डॉट वर्ड टू वर्ड कॉपी करना अलग चीज होती है। आप लोग जितने भी प्लेजरिज्म में मैंने काउंट करे हैं, वो डॉट टू डॉट वर्ड टू वर्ड कॉपी हुए हैं। ठीक है, जिसने कॉपी किया है उसकी बेस के ऊपर उसके कट है। ठीक है, आपस में शेयर करना ये भी प्लेजरिज्म है। ठीक है, ये पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की, मैंने नहीं पॉलिसी बनाई, ये यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्जाम्स की पॉलिसी है। आप पॉलिसी जाके मालूम कर लो और फिर देख लो। ठीक है, अब ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सालिक से हो रहा है। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। ये भी सालिक से मैच हो रहा है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। ठीक है, अब मैं उसके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए पे आता हूँ। ये देख लो। ठीक है, फर्स्ट द प्रोग्राम काउंटर विल कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड दैट, फिर आगे का रही। ठीक है, फर्स्ट द प्रोग्राम काउंटर विल कंटेन द एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस एड्रेस लोड इन रजिस्टर 5A। डॉट डॉट सेम है भाई। जब डॉट डॉट सेम है, ये प्लेजरिज्म है। और प्लेजरिज्म में पता हूँ क्या होता है, डिग्री कैंसिल हो जाती है। आप लोग, ये डिग्री कैंसिल नहीं हो रही, इसका शुक्र मनाओ। डिग्री कैंसिल हो जाती है, ये इतना एकेडमिक क्राइम है ये। इसके ऊपर फाइन अलग होता है स्टूडेंट को, और फेल हो अलग। उस ग्रेड कोर्स में F डायरेक्ट स्ट्रेट अवे मार्क होता है, और उसके बाद उसकी वो डिग्री भी कैंसिल हो जाती है। तो आप, तो मैं क्या, मैं बोलूं, मैं समझाया रहा। उस दिन भी मैं पेपर जब सबमिट किया, मैंने करवाया, क्यूए सेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले प्लेजरिज्म समझाया। और मैंने बोला भाई, कोशिश करना खुद करो। जिसने खुद किया है, मार्क्स वो अपने खुद देख ले, उसके मार्क्स अच्छे हैं। अब कोई बोले कि मैंने नहीं किया नेट से, मैंने समझ के लिखा था, कुछ था, वर्डिंग सेम है। समझ के लिखना, आप कैसे लिखते हो मैं नहीं इसको कह सकता। मैं पेपर जो बोले, मैं उसको पेपर उसको सेंड करने को भी तैयार हूँ, मैं दिखाने को भी तैयार हूँ। मुझे कोई हैसिल नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। जिसने गलती की है, मैंने उसके मार्क्स काटे हैं। जिसने गलती नहीं करी, मैंने उसके मार्क्स जानबूझ के, किसी के एक सिंगल मार्क भी नहीं काटा मैंने। मैं पेपर दिखाता हूँ, 1 मिनट आप दिन, तुम्हारा पेपर भी मैं दिखाता हूँ, सबर करो। तुम्हारा पेपर शायद इस वाली में आईडी में होगा। तुम देख लो अपना पेपर, कहाँ पे तुमने गलती करी है। कहाँ है आपकी? आपकी सनफा एक जुगल साथ में इसमें नवेश बिलाल हसन बाबर साइम आप दिन गिरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है ना। आपका दुआ के साथ प्लेज्ड है भाई। दुआ का जो रिस्पॉन्स है वही आपका रिस्पॉन्स है। अगर आपको नहीं यकीन, आ जाओ, भी ओपन कर लेते हैं दुआ का पेपर भी। दुआ उल ईमान। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे तो मैं बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि अगर पेपर जब आता है, तो पेपर आपको, आप स्टूडेंट सामने नहीं बैठा होता। ठीक है, अगर अभी आप बोल रहे हो कि मैंने नेट से हेल्प ली थी या नेट से देखा था, कुछ भी किया था, तो वो चीज
जब पेपर आता है आपकी स्क्रिप्ट चेक होती है, ठीक है। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको नाम से जानता हूँ, जैसे मैंने कुछ के नाम लिया, आहिल को मैं इसलिए जानता हूँ कि ये ईमेल पे भी मुझसे क्वेश्चंस वगैरह कर रहा होता है और मैं उस पर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। तो इसलिए मुझे मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा स्टूडेंट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इट मीन्स वो उस कोर्स में इंटरेस्ट ले रहा है और उस चीज को पढ़ रहा है। अगर फिर ये चीज हो तो फिर मैं क्या करूं? ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और मेरे हिसाब से ये बहुत बुरा रिजल्ट है। मैं खुद भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन अब जो आया है वो आपके सामने है, अब ये देख लो, ठीक है। अब ये देख लो, खाली नाम यहाँ आब्दीन है, यहाँ अली है, बाकी सब चीजें सेम है। अब गूगल से करा है उसने भी, गूगल से वहीं से इत्तेफाकन कॉपी कर लिया, मैं क्या कहूँ? मोहम्मद रजा क्या बोल रहे हो? 1250 मार्क्स बता दें, सर्वर डाउन हो गया, मेल किया था। आप कौन सी आईडी में हो? मुजम्मिल, मैं तुम्हारा पेपर ओपन करता हूँ, एक मिनट में दिखा देता हूँ। तुम 10492 में हो? किस में हो मुजम्मिल? उवैस, तुम्हारा भी बता देते हैं। उवैस, मोहम्मद उवैस नाम है ना? उवैस मुगल। ये आपने इंटरनेट से भाईजान ये पूरा टेबल लिया हुआ है, ये टेड टेलीविजन, ये आप लोगों ने सबने आंखें बंद करके ना फाइनेंस वाला फीफो लीफो छापा हुआ है, सबने, मेजोरिटी ने। लीफो फीफो जो लिखा है वो कंप्यूटर साइंस के बजाय अकाउंट्स का लिखा है। अकाउंट्स में भी फीफो लीफो होता है। तुम लोगों को छापते हुए इतना नहीं पता कि फीफो लीफो कहाँ यूज होता है। तुम लोग कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स हो और तुम लोग मुझे एग्जांपल दे रहे हो अकाउंट्स की। इसमें ओन भी ओन काउंट नहीं होगा, ये आपकी सारी नीचे की जितनी वर्डिंग है ना, ये सारी आपकी प्लेज्ड है भाईजान। आप नेट पे जाएं और ये एक एक चीज मैप कर लें आप उससे। मैंने एक नंबर भी, एक एक पॉइंट भी किसी का मैंने नाजायज नहीं काटा है। मुझे कोई शौक नहीं है मैं अपने स्टूडेंट को सुनाऊं या उनको डांटूं या उनको मैं कुछ करूं। लेकिन हरकतें ऐसी हैं तो मैं माशाल्लाह मैं क्या बोलूं, सुभान अल्लाह, ये हरकतें। मुजम्मिल मुजम्मिल देखने दो एक मिनट, मुजम्मिल हमारा भी ओपन कर रहा हूँ पेपर यार। मुझे बहुत लिटरली मुझे बहुत अफसोस हुआ है हम लोगों का ये देख के। मुजम्मिल, और एक और दूसरी चीज, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सब ने इसको और गेट लेके इसको सॉल्व किया हुआ है। और गेट तो इसका आंसर ही नहीं था, ये तो आपका एक्सक्लूसिव और बना हुआ है। और इनपुट्स ऐसे लिए जैसे सर को तो पता ही नहीं है, सर को तो चेक करना आता ही नहीं है, सर ने तो पढ़ा ही नहीं है किसी चीज को भी। काफी मार्क्स कम दिए हैं, जितना किया है ना उस हिसाब से मार्क्स दिए हैं मैंने। जितना अच्छा किया जिसमें उसके अच्छे मार्क्स भी हैं। इसमें 14 मार्क्स दिए हैं मैंने तुम्हें। ये उजैर से तुम्हारा प्लेज हुआ हुआ है मुजम्मिल। मैं उजैर की कॉपी बोले तो खोल के दिखा देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। और दूसरा, 12 नंबर दिए हैं इसमें, वो प्लेज हुआ है, प्लेज की वजह से उसके मार्क्स कट गए होंगे। ये भी प्लेज हुई हुई है साइकिल उससे, ठीक है। इस वाले में भी इसलिए प्लेजरिज्म की वजह से तुम्हारे मार्क्स कट हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में तुमने शायद अटेम्प्ट नहीं कर सके थे, या फीफो लिफो किया, इसके मार्क्स दिए हैं मैंने। एग्जाम्पल मिसिंग है तो उसके मैंने 3 मार्क्स दिए हैं तुम्हें। आगे मैंने एग्जाम्पल जिन्होंने नहीं दी उनको नॉर्मली मैंने 2.52 मार्क्स दिए हैं, मैंने तुम्हें फिर भी 3 मार्क्स दिए हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ लोगों के सामने। मैं, ये तो नहीं कि मैंने कॉपी के अंदर खुद लिख लिया हो। तुम्हारा कहाँ है? देखो मैं, मुझे लिटरली अफसोस भी है और मुझे कोई शौक नहीं है मैं किसी को भी एक नंबर भी कट करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। आप जो चीज अटेम्प्ट कर रहे हो मैं उसके लिहाज से मार्क्स दे रहा हूँ। जिस क्वेश्चन को सही किया उसमें मैंने पूरे पूरे मार्क्स दिए हैं। अगर मुझे कोई कोई दुश्मनी तो नहीं है आपसे कोई जाती, या मेरा कोई आपसे कोई वो कोई पैदाइशी कोई फड्डा तो नहीं चल रहा आप लोगों से जायदादी,
जिसकी वजह से मैं आप लोगों से ऐसा करूं। क्या मैं बोलूं? हसन रजा, हसन रजा, हसन रजा की कॉपी दिखानी दो भाई, रुको। काफी देर से बेचारा ये बोल रहा है। हसन रजा, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? तुमने एलएमएस पे अपलोड की थी? क्या मार्क्स आ रहे हैं? मोहसिन शब्बीर, मोहम्मद, हम्माद, सॉरी हम्माद है। हसन हसन ढूंढ रहा हूँ मैं हम्माद की जगह। मैंने ईमेल से सबमिट करा था, किससे सबमिट किया था? हम्माद, हम्माद। एलएमएस पे अपलोड नहीं किया था तुमने? मैंने सबको बोला था एलएमएस पे अपलोड कर दो, बेशक लेट करो। एलएमएस पे नहीं किया था तुमने? एलएमएस पे नहीं किया तुमने, तुम मुझे एक ईमेल कर दो। उसी जो ईमेल तुमने मुझे मेल की थी ना, वो कर दो। तुम्हारा पेपर चेक नहीं हुआ होगा, तुम्हारा पेपर इसमें तुम्हारे मार्क्स भी नहीं होंगे। तो मुझे आज जल्दी से कर दो, मैं आज ही इस चीज को फाइनलाइज कर दूं शाम तक। ये मार्क्स फिर तुम्हारे फिर जीरो ना रह जाए। ये मुझे आज शेयर कर देना, मैं आज ही चेक करके मार्क्स अपलोड कर दूंगा तुम्हारे। अनस, अनस खुश हो जाओ, 18 आ गए तुम्हारे 25 में से। जो क्लास के हालात हैं उसमें ये भी नहीं आए किसी के, बहुत कम लोगों के हैं। मोहम्मद अनस, कौन सी आईडी है? मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान, तुम्हारी आईडी कौन सी है फैजान? नहीं, लेक्चर खत्म, वो लेक्चर एंड है। अटेंडेंस आप लोगों ने दे दी ना? ठीक है। कहाँ है? हमारा भाई क्लास आईडी बताओ, अपनी आईडी नहीं बताओ। क्लास आईडी बताओ तुम लोग जो पेपर का बोल रहे हो मुझे। मोहम्मद फैजान, हमारा पेपर भी नहीं आया हुआ। मैंने भी एलएमएस पे अपलोड नहीं किया था क्या? हाँ कर सकते हैं, जिनका हो गया, जिसने। मोहम्मद फैजान, एक मिनट देख लेता हूँ उसमें। 912 फैजान। नहीं, तुम्हारा पेपर अपलोड नहीं हुआ फैजान। तो मुझे ईमेल करो आज के आज जल्दी से, ठीक है? फिर मैं उस चीज को देखता हूँ। जो ईमेल मुझे सेंड करी थी उसी ईमेल को रीसेंड करो मुझे। नई ईमेल नहीं करोगे सेंड मुझे? नई ईमेल को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। जो तुमने करी थी उसी को रीसेंड करोगे। रीसबमिट कराने का नहीं है, रीसबमिट कराने में तो अलाउ ही नहीं है। जो मेल आपने उस दिन करी थी उसका टाइम स्टैम्प होगा उसमें, उसी को रीसबमिट करोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज आपको एब्सेंट पेपर काउंट होगा। ईमेल को सेंड बॉक्स में होगी, और सेंड बॉक्स से फिर आप मुझे भेज दो। 22 हाईएस्ट है इसमें जो आए, 22 हाईएस्ट है आप लोगों की आईटी में। अगर आपने मुझे ईमेल की थी ना फैजान, उस दिन आपने ईमेल की होगी टाइम के ऊपर, ठीक है? आप मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? ठीक है। ये तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने एलएमएस सिर्फ किया तो एलएमएस पे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि एलएमएस से मैंने सारी फाइल्स डाउनलोड करी है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ दोबारा। ये एलएमएस की ही फाइल्स सारी डाउनलोड हुई हुई हैं। मोहम्मद फैजान, मैं एलएमएस पे भी चेक कर लेता हूँ, अगर आपने एलएमएस पे किया था तो वो मैं कर सकता हूँ। पेपर सारे सबको मैं ईमेल नहीं कर सकता।
मैं देखूंगा, मैं पूछता हूँ, अगर एचओडी अलाउ करते हैं तो मैं देख लूंगा अगर करने की जरूरत पड़ी। वैसे तो ये होता है कि नॉर्मली क्लास में तो कॉपीज दिखा दी जाती हैं, उसके बाद चीजें खत्म, मतलब फाइनलाइज हो जाती हैं। ये